हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में ईरान के बढ़ते असर से परेशान अमेरिका नए हथकंडे अपना रहा है। ईरान के काफ़ी नज़दीक समझे जाने वाले लेबनान के रेजिस्टेंस मूवमेंट हिजबुल्लाह की फंडिंग और हथियारों के हासिल किए जाने में रुकावट डालने के लिए अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया है। साथ ही अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ भी कुछ पाबंदियाँ लगाने का ऐलान किया है। जहाँ जहाँ अमेरिका के एजेंट हुकूमत में नहीं होते और उसकी साजिशों के सामने डट जाते हैं, वहाँ अमेरिका पाबंदियां लगाकर गुस्सा जाहिर करता है, लेकिन अक्सर इसमें नाकाम ही होता है। 1979 में इस्लामी इनकलाब कामयाब होने के बाद पिछले 44 वर्षों में अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ पाबंदियां होने के बावजूद उसने इतनी तरक्की की है कि अब रूस ईरान से हथियार खरीद रहा है। हिजबुल्लाह के खिलाफ पाबंदियां ऐसे वक्त में लगाई गई हैं जबकि हाल ही में हिजबुल्लाह के जरिए फौजी ताकत दिखाने के बाद अमेरिका ने इजराइल और लेबनान के बीच मेडिटरेनियन समंदर में गैस और तेल निकालने के लिए बॉर्डर तय किए जाने का समझौता कराया है। लेकिन अब इजराइल में दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने वाले बेंजामिन नेतन्याहू ने इस समझौते से अलग होने का इरादा जाहिर किया है। आज हम ये भी बताएंगे कि हसन नसरुल्लाह ने ये बात कई बार बताई है कि अमेरिका ने हिजबुल्लाह को फिलिस्तीन मामले से अलग होने के बदले में बहुत से लालच दिए थे, लेकिन हिजबुल्लाह ने एक से ज़्यादा बार अमरीकी ऑफर को ठुकराया है। अमेरिका, इजराइल और अक्सर वेस्टर्न मुल्क हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जबकि लेबनान हुकूमत में वो शामिल है। हिजबुल्लाह ने मई 2021 में इजराइल फिलिस्तीन जंग में भी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्सेस हमास और जिहाद इस्लामी की मदद की थी। ईरान की IRGC ने भी इसमें अहम रोल अदा किया था। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज बड़ी खबर है कि अमेरिका ने हिजबुल्लाह को फाइनेंशियल सर्विसेज मुहैया करने और हथियारों की खरीदारी करने वालों के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान किया है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने वाशिंगटन से खबर दी है कि अमेरिका ने कल थर्सडे को ऐसे लोगों और कंपनियों को जो हिजबुल्लाह को फाइनेंशियल सर्विसेज और हथियारों की खरीद में मदद कर रहे हैं उन पर पाबंदियां लगा दी हैं। ये ऐलान अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल OFAC यानी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने हिजबुल्लाह को फाइनेंशियल सर्विसेज मुहैया करने के लिए लेबनान में मौजूद 2 लोगों और 2 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है। साथ ही हिजबुल्लाह के लिए हथियारों की खरीद को आसान बनाने में शामिल एक और शख्स के खिलाफ पाबंदी लगाई गई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1982 में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जरिए कायम किया गया और अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न मुल्कों के जरिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर लिस्ट किया गया हिजबुल्लाह लेबनान में एक ताकतवर ग्रुप है, क्योंकि ये भारी हथियार वाला एक मिलिशिया है जिसने इजराइल के साथ कई जंगें लड़ी हैं। सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद की सपोर्ट में 2012 में सीरिया की जंग में शामिल होने के बाद ये और मजबूत हुआ है। यानी अमेरिका हिजबुल्लाह की इसलिए मुखालिफत करता है कि वो इजराइल के खिलाफ जंगें लड़ चुका है और सीरिया में दाइश टेररिस्ट के खिलाफ जंग में बशार अल असद का साथ दिया है। रॉयटर्स का कहना है कि OFAC कानून आमतौर पर अमेरिकी लोगों के जरिए या अमेरिका के अंदर लेन देन पर पाबंदी लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें किसी खास ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी को निशाना बनाया जाता है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट के जरिए थर्सडे को जिन लोगों पर पाबंदी लगाई गई है उनमें हिजबुल्लाह को फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी हसन खलील के मालिक आदिल मोहम्मद मंसूर और हथियार खरीदने में मदद करने वाले नासर हसन निसार शामिल हैं। हिजबुल्लाह को फाइनेंशियल सर्विस देने वाली जिन 2 कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई है उनके नाम अल खुबारा और ऑडिटर बताए गए हैं। साथ ही खबर है कि अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के जरिए हाल ही में नए और सबसे बड़े इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बे के बाद वहां के 3 लोगों पर पाबंदियां लगाई हैं। OFAC ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस में कहा है कि नॉर्थ कोरिया के 3 सीनियर अफसरान जॉन इल हो, यू जिन और किम सू गिल हैं, जिनके खिलाफ अप्रैल में यूरोपीय यूनियन के जरिए पाबंदियां लगाई गई थी। ट्रेजरी के मुताबिक जॉन इल हो और यू जिन
نے नॉर्थ कोरिया में डिफेंस इंडस्ट्री के डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर के तौर पर हथियारों के बनाने में खास रोल अदा किया है, जबकि किम सू गिल ने 2018 से 2021 तक कोरियन पीपल्स आर्मी जनरल पॉलिटिकल ब्यूरो के डायरेक्टर के तौर पर काम किया था और सामूहिक तबाही वाले हथियारों से मुताल्लिक फैसलों पर किए गए काम की देखरेख की थी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेजरी फॉर टेररिज्म एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के अंडर सेक्रेटरी ब्रायन नेल्सन ने कहा है कि अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट नॉर्थ कोरिया के गैरकानूनी WMD और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में खास रोल निभाने वाले अफसरान के खिलाफ साउथ कोरिया और जापान के साथ नज़दीकी तालमेल के साथ कार्रवाई कर रहा है। नेल्सन ने कहा कि हाल ही में किए गए हथियारों के तजुर्बों को देखते हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस को पूरी तरह से लागू करने के लिए सभी मुल्कों को ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। इन रेजोल्यूशंस का मकसद नॉर्थ कोरिया को टेक्नोलॉजी, ज़रूरी मटेरियल और फाइनेंशियल मदद हासिल करने से रोकना है ताकि उसे मास डिस्ट्रक्शन वाले हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने से रोका जा सके। आपको बता दूं कि लेबनान के अल मयादीन टेलीविज़न चैनल ने इसी साल जुलाई में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह का एक 20 साल पहले रिकॉर्ड किया हुआ इंटरव्यू दिखाया था, जिसमें उन्होंने साफ बताया था कि अमेरिका की तरफ से हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ टकराव से अलग होने के बदले में माली सपोर्ट की ऑफर को ठुकरा दिया था। अल मयादीन चैनल ने हिजबुल्लाह के क़याम के 40 साल पूरे होने पर जुलाई में 5 एपिसोड की एक सीरीज़ टेलीकास्ट की थी। इसी मौके पर हसन नसरुल्लाह को हिजबुल्लाह के लीडर के तौर पर 30 साल मुकम्मल हुए थे। इन 5 एपिसोड्स में से अल मयादीन टीवी के मौजूदा CEO गस्सान बिन जदाऊ के साथ हसन नसरुल्लाह का एक अनदेखा इंटरव्यू दिखाया गया था। इस सीरीज के तीसरे एपिसोड में नसरुल्लाह का कहना है कि अमेरिका ने सन 2000 में साउथ लेबनान और वेस्टर्न बेका घाटी की आज़ादी के बाद हिजबुल्लाह को कई पेशकश की थी, जिसका मकसद हिजबुल्लाह को बेअसर करना और अरब इजराइल टकराव से इसे दूर करना था। अमेरिका हिजबुल्लाह को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शबा फाम मामला जंग के लायक नहीं है और इसको बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। हसन नसरुल्लाह के मुताबिक हिजबुल्लाह को बेअसर करने के बदले में अमेरिका जो पेशकश कर रहा था उसमें इजराइल की जेलों में बंद लेबनानी कैदियों को छुड़ाना, हिजबुल्लाह के सियासी रोल को कबूल करना, उसे सरकार में शामिल कराना, आज़ाद कराए गए इलाकों में रिकंस्ट्रक्शन के लिए माली मदद और हिजबुल्लाह को टेररिस्ट लिस्ट से हटाया जाना शामिल था। नसरुल्लाह ने कहा कि वाशिंगटन हिजबुल्लाह की तरफ से फिलिस्तीनी इंतफाज़ा के लिए फौजी और माली सपोर्ट बंद करने के लिए भी मांग कर रहा था। इन पेशकशों को हिजबुल्लाह के जरिए मजबूती से खारिज कर दिया गया क्योंकि हिजबुल्लाह फिलिस्तीनियों की मदद करना चाहता है और इजराइल को लेबनान की सिक्योरिटी के लिए एक परमानेंट खतरा मानता है। अमेरिकी सरकार ने 9/11 टेररिस्ट हमलों के बाद जिन ग्रुप्स को वो टेररिस्ट मानता रहा था और जिनके खिलाफ जंग का ऐलान भी किया था, उन्हें भी इसी किस्म की पेशकश की गई थी। प्रेस टीवी के मुताबिक हिजबुल्लाह का क़याम 1982 में इजराइल के हमले और साउथ लेबनान पर कब्जे के बाद हुआ था। तब से हिजबुल्लाह एक ताकतवर फौजी फोर्स के तौर पर उभरा है। हिजबुल्लाह ने सन 2000 और 2006 में लेबनान के खिलाफ 2 इजरायली जंगें लड़ी हैं। दोनों जंगों में इजराइल की फ़ौज को बहुत ही बेइज्जती के साथ वापसी के लिए मजबूर होना पड़ा था। हिजबुल्लाह का कहना है कि वो किसी भी आइंदा इजरायली जंग की हालत में लेबनान की पूरी तरह से हिफाजत करने का पाबंद है। आपको बता दूं कि इसी साल जनवरी 2022 में ईरान के अरबी ज़बान के अल आलम टेलीविज़न नेटवर्क के साथ एक इंटरव्यू में हसन नसरुल्लाह ने अमेरिका के जरिए फ़िलिस्तीन से मुंह मोड़ने के बदले में इजराइल के साथ टकराव को ख़त्म करने की पेशकश की तरफ भी इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि इससे पहले अमरीकियों ने डिक चेनी की तरफ से हमें फ़िलिस्तीन के लिए हमारी सपोर्ट और इजराइल के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए बातचीत के मकसद से डेलीगेशन भेजा था। बदले में उन्होंने कहा था कि वे हमें अरबों डॉलर का भुगतान करेंगे और यहाँ तक कि हमें हथियार रखने की भी इजाज़त देंगे। हमने अमरीकी पेशकश को ठुकरा दिया। आपको बता दूं कि लेबनान और इजराइल तकनीकी तौर पर जंग की हालत में हैं क्योंकि इजराइल ने 1967 की जंग के बाद से लेबनान के शेबा फार्म पर कब्जा किया हुआ है। आपको याद दिला दूं कि 27 अक्टूबर को लेबनान और इजराइल ने मेडिटेरेनियन समंदर में तेल और गैस इलाकों
علاقوں کی تقسیم کے لیے امریکی بچولیے کے ذریعے سمجھوتا کیا تھا۔ اس وقت حسن نصر اللہ نے اسے لبنان کے لیے ایک بڑی جیت بتایا تھا۔ انہوں نے اسے نہ تو انٹرنیشنل سمجھوتا کہا تھا اور نہ ہی اسرائیل کو ملک کے طور پر ریکگنائز کرنا مانا تھا۔ اس وقت اسرائیل کے سابق فوجی لوکپال اسحاق برق نے کہا تھا کہ اسرائیلی سرکار اور خفیہ ایجنسیوں نے حزب اللہ کی دھمکیوں کے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے لبنان کے ساتھ سمجھوتے کو منظوری دی ہے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ اسی سال جنوری میں اسرائیل کے انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز کے سینئر فوجی افسر رون تیرا نے کہا تھا کہ حزب اللہ کے خلاف جنگوں میں اسرائیل نے جو اسٹریٹجی اپنائی ہے اس میں اسے ہار کا منہ دیکھنا پڑا ہے اور اسرائیل حزب اللہ کی طاقت بڑھنے سے نہیں روک سکا، بلکہ اس کے برخلاف حزب اللہ کی تباہ کاری فوجی طاقت بڑھی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کی سبھی کوششوں کے باوجود حزب اللہ کی طاقت نہ صرف بہت سے نیٹو ممبر ملکوں سے زیادہ ہے بلکہ روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل کے ذریعے زمینی حملہ بہت زیادہ اسرائیلی فوجیوں کے مارے جانے اور زخمی ہونے کی وجہ بنے گا اور ہر حالت میں اسرائیل کی ہار ہوگی۔ ان سے پہلے 18 اکتوبر 2021 کو اسرائیل کے انٹرنل فرنٹ کے کمانڈر یوری گارڈن نے اسرائیل حکومت کے ذمہ داروں کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہم حزب اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو ہمیں اس سے پہلے ہر دن حزب اللہ کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں میزائلوں کی ہونے والی بارش سے مقابلے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جنگ کی حالت میں حزب اللہ اسرائیل کے حملے کے جواب میں ہر دن کم سے کم 2000 میزائل اسرائیل پر داغے گا۔ اس افسر نے کہا تھا کہ اسرائیل کے وجود میں آنے کے بعد سے اب تک تل اویو، اشدود اور ملک کا ساؤتھ کا علاقہ غزہ کے ساتھ مئی 2021 میں ہوئی جنگ میں پہلی بار سب سے زیادہ میزائلوں کا نشانہ بنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کو بچانے کے لیے امریکہ کس طرح سے حزب اللہ پر پابندیاں لگا رہا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ حزب اللہ کی طاقت کم نہیں کی جا سکتی۔ اب ایران سے عراق اور سیریا کے راستے سے مدد پہنچتی ہے۔ عراق اور سیریا کے بارڈر کو بند کرنے کی امریکہ کتنی بھی کوشش کر لے اسے کامیابی نہیں ملنے والی۔ میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔